वेलकम टू कोचिंग रिपब्लिक। आप सभी लोगों को कोचिंग रिपब्लिक में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वरुण सिंह, आपका प्रिंसिपल कोच। क्लास की शुरुआत की जाए उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ज्वाइन करें इस टेलीग्राम चैनल को। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी क्लासेस, हमारी वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। राइट, क्लास की तरफ अपना रुख करते हैं। ये क्लास है यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। इसमें हमारा विषय है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्री हिस्ट्री को। प्री हिस्ट्री यानी कि स्टोन एज। इसको स्टोन एज के नाम से क्यों जाना जाता है या फिर क्यों हम लोगों ने सबसे पहले स्टोन के बने हुए उपकरण, स्टोन के बने हुए हथियारों का इस्तेमाल किया, उसके एक संभावित दृश्य की कल हम लोगों ने कल्पना की थी, अपनी क्लास में डिस्कशन किया था और इसी डिस्कशन को आज हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पैलियोलिथिक एज और उसके अलावा मीजोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज की अगर मैं बात करता हूं तो पैलियोलिथिक एज को बेसिकली तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है: लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, मिड पैलियोलिथिक कल्चर एंड अपर पैलियोलिथिक कल्चर। पैलियोलिथिक एज के बारे में मैंने आपको बताया था, ये 2,50,000 बीसी से लेके और 10,000 बीसी तक का जो समय है बेसिकली उसको हम लोग पैलियोलिथिक एज या पूरा पाषाण काल कहते हैं। पैलियोलिथिक एज के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लेस्टोसीन के दौरान जितने भी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उन सभी को हम पैलियोलिथिक कल्चर का ही हिस्सा मानकर चलते हैं। प्लेस्टोसीन वो समय है जिसकी बिल्कुल शुरुआत में माना जाता है कि मानव का प्रादुर्भाव हुआ था, जो लगभग 10,000 बीसी तक चला। और 10,000 बीसी से अब तक का जो समय चल रहा है उसे हम लोग होलोसीन बोलते हैं, जो आधुनिकतम आधुनिकतम काल है। और 10,000 बीसी के आसपास ही आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे हम होमोसेपियंस कहकर भी बुलाते हैं। राइट। ऑल्दो इस पैलियोलिथिक कल्चर को जो 2,50,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक के समय अंतराल में फैला हुआ है, इसे हम फर्दर तीन हिस्सों में बांट देते हैं। एक को कहा जाता है लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, जिसको हम मान सकते हैं 2,50,000 बीसी से 1,00,000 बीसी तक का। उसके अलावा मिड पैलियोलिथिक कल्चर जो 1,00,000 बीसी से 40,000 बीसी, और अपर पैलियोलिथिक कल्चर जो 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का। अब पैलियोलिथिक कल्चर को इन तीन हिस्सों में बांटने के पीछे जो कारण है वो निर्भर करता है बेसिकली कि किस किस तरह के हथियार किस किस समय पर इस्तेमाल किए गए या फिर किस किस तरह के टूल्स किस किस समय पर इस्तेमाल किए गए। तो उन टूल्स के आकार में जो चेंजेस होते चले गए उसके आधार पर हम लोगों ने उस पैलियोलिथिक कल्चर को भी, उस पुरा पाषाण काल को भी तीन हिस्सों में बांटा। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और निम्न पुरा पाषाण काल। उसके अलावा जो क्लाइमेट उस समय पर चेंज हुआ, उस क्लाइमेट में चेंज के आधार पर भी हम लोग इस पैलियोलिथिक कल्चर को तीन अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली लोअर पैलियोलिथिक कल्चर या फिर निम्न पुरा पाषाण काल, जिसका कालांतर माना जाता है, जिसका समय माना जाता है 2,50,000 बीसी से लेके और 1,00,000 बीसी तक। राइट, यानी कि 2,50,000 ईसा पूर्व से लेकर और 1,00,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है इसको हम लोग निम्न पुरा पाषाण काल या फिर लोअर पैलियोलिथिक कल्चर कहते हैं। ये वो दौर था जिस समय पर मनुष्य ने सबसे पहली बार पत्थर के बने हुए औजारों का, पत्थर के बने हुए हथियारों का इस्तेमाल किया। ठीक है, इस समय पर जो है टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गया था। अच्छा, टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है मनुष्य के ऊपर या फिर दूसरे फौना के ऊपर या फ्लोरा के ऊपर? फ्लोरा यानी कि बाकी जो वनस्पतियां हुई और फोना यानी कि जो जीव जंतु हुए। तो बेसिकली जितना गर्म मौसम होगा, जितना शुष्क मौसम होगा, वो हमारे लिए कहीं ज्यादा अनुकूल होगा जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं सियाचिन की, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा नेगेटिव में चला जाता है, -40 -50 चला जाता है। उन विषम परिस्थितियों में भी हमारे जवान जो है वहाँ वहां पर हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। वहां पर अगर मैं बात करता हूँ या किसी भी दूसरे पर्वतीय क्षेत्र की बात करता हूँ तो वहां पर मनुष्य भी कम मिलते हैं, वहां पर दूसरी जो जीव जंतु होते हैं, जो अन्य प्रजातियां होती हैं, वो भी कम पाई जाती हैं और उसके अलावा वहां पर वनस्पतियां भी कम पाई जाती हैं। वहीं पर अगर मैं उदाहरण लेता हूँ दिल्ली का या फिर किसी दूसरे शहर का जो मैदानी इलाकों में पड़ते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, जहाँ पर अच्छी खासी गर्मी होती है, वहां पर न केवल मनुष्य जाति बल्कि तमाम तरह के जीव जंतु वहां पर विचरण करते रहते हैं, तमाम तरह की प्रजातियां वहां पर जो है
विकसित होती हैं, तमाम तरह की प्रजातियां वहां पर रहती हैं। उसके अलावा तमाम तरह की वनस्पतियां भी वहां पर उगती हैं और उनका अच्छा खासा एक अस्तित्व होता है। तो इस साधारण से एग्जाम्पल से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब बहुत ठंडा टेम्परेचर जो होता है वो जीवन के अनुकूल नहीं होता है। कंपैरेटिवली कुछ गर्म टेम्परेचर जीवन के लिए कहीं ज्यादा आसान होता है। तो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर का ये वो समय था जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा था। ऑल्दो अब भी आइस एज चल रही थी, मौसम अब भी ठंडा था और स्थितियां अब भी उतनी ज्यादा अनुकूल नहीं थी। ये वो काल था जिस समय पर मनुष्य ने पहले स्टोन टूल का इस्तेमाल किया या फिर स्टोन वेपन का इस्तेमाल किया। जनरली उस तरह के जो टूल हुआ करते थे वो हैंड एक्स, जो मैंने कल भी आपको उदाहरण दिया था कि दो पत्थर लिए गए और एक पत्थर से दूसरे पत्थर के ऊपर लगातार वार किया गया और उसको इस तरीके से नुकीला बनाने की कोशिश की गई, राइट। और इसको हाथ में पकड़कर हैंड एक्स के तौर पर, हाथ की कुल्हाड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया गया किसी चीज को तोड़ने के लिए या किसी तरह का शिकार करने के लिए, राइट। तो लोअर पैलियोलिथिक कल्चर की यहाँ से शुरुआत मानी जाती है 2,50,000 बीसी से लेकर 1,00,000 बीसी के आसपास तक का जो समय है। जैसे मैंने आपको बताया, इस समय के जो हथियार हुआ करते थे वो बिल्कुल साधारण किस्म के हुआ करते थे। रिवर पेबल्स, जो नदी किनारे गोल गोल पत्थर मिलते हैं, उनको दो पत्थरों को आपस में टकरा कर एक पत्थर से दूसरे पत्थर के ऊपर हल्के हल्के एजेस क्रिएट करके हैंड एक्स बनाए गए, राइट। जिसमें से कुछ फ्लेक्स रिमूव की गई और हमारी कुल्हाड़ी जो है वो तैयार की गई, राइट। जो बेसिकली हथियार थे उसमें चॉपर्स हो सकते थे, प्रोटोबाइफेस हो सकते थे, बाकी इसी प्रकार के जिनमें टूल्स थे जिनमें कुछ फ्लेक्स को उतार कर, देखिए ये इन फ्लेक्स को उतारा गया है एक पत्थर की दूसरे पत्थर के ऊपर चोट करके, राइट। और इस तरीके से फिर हल्के हल्के किनारे इसमें डेवलप किए गए और इन औजारों का इस्तेमाल किया गया शिकार करने में या बाकी सारे अन्य कामों की आवश्यकता के लिए। अगर मैं बात करता हूँ लोअर पैलियोलिथिक कल्चर बेसिकली हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पाया जाता था, तो पूरे हिंदुस्तान में लोअर पैलियोलिथिक कल्चर की निशानियां मिलती हैं। उस समय पर इस्तेमाल किए गए जो टूल्स हैं वो पूरे हिंदुस्तान से मिलते हैं, केवल दो जगह से नहीं मिलते हैं। जो नॉर्दियन एलिविल कॉरिडोर है, जो जलोढ़ी इलाका है बेसिकली, वहां से नहीं और केरला से नहीं, राइट। बाकी हर जगह से हम लोगों को निम्न पुरा पाषाण काल की या फिर लोअर पैलियोलिथिक कल्चर की साइट्स हमें मिलती हैं। उस समय के औजार मिलते हैं, उस समय के उपकरण मिलते हैं, उस समय की निशानियां मिलती हैं। अगर मैं बात करता हूँ सबसे प्रोमिनेंट जो साइट है वो बेसिकली सोहन की या सोन नदी किनारे की है, जो आज के समय में पाकिस्तान में है। इसे हम सोहन इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट साइट है जिसे हम मद्रासियन इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, जो मद्रास रीजन में हम लोगों को निशानियां मिली हैं लोअर पैलियोलिथिक कल्चर की। वहां से उस समय के उस काल के हथियार मिले हैं, उस समय के उस काल के बेसिकली उपकरण हम लोगों को प्राप्त होते हैं। उसे हम लोग मद्रासियन इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो 2,50,000 बीसी से 1,50,000 बीसी तक का जो समय है बेसिकली उसको हम लोगों ने लोअर पैलियोलिथिक कल्चर के रूप में काउंट किया है। अगर मैं बात करता हूँ 1,00,000 बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक का समय, यानी 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक का समय, इसको हम लोग बेसिकली मिड पैलियोलिथिक कल्चर या मध्य पुरा पाषाण काल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। मध्य पुरा पाषाण काल ये बेसिकली वो समय था जिस समय पर टेम्परेचर थोड़ा और ज्यादा बढ़ रहा था। और अगर आप देखते हो तो इसमें टूल्स जो है बेसिकली वो फ्लेक्स के बनने लगे थे। जैसे लोअर पैलियोलिथिक कल्चर में क्या था कि ये दो पत्थर हैं, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे चोट की गई, इसमें से छोटे 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 फ्लैक्स हटा दिए गए और इस पत्थर का इस्तेमाल किया गया बेसिकली हैंड एक्स के तौर पर, राइट। लेकिन इसी दौरान मारते 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 फ्लैक्स निकालने में क्या हुआ कि एक लंबी फ्लैग निकल गई, ठीक है, इस तरह के हथियार। तो मनुष्यों को लगा कि इसको हथियार बनाने से ज्यादा अच्छा है कि इसपे से जो उतरने वाली परतें हैं इनको हथियार बनाया जाए। तो टूल्स मेनली बेस्ड अपॉन फ्लेक्स, राइट। तो ये जो परत वाले जो थे हथियार बेसिकली इस समय पर वो बनने शुरू हुए मिड पैलियोलिथिक कल्चर की। अगर मैं बात करता हूँ मिड पैलियोलिथिक कल्चर की जो साइट्स हैं या फिर ये कहिए जो इनके सेटलमेंट्स हुआ करते थे, वो तमाम जगहों से मिलते हैं। महाराष्ट्र रीजन में काफी हद तक मिलते हैं। उसमें भी स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ तो गोदावरी वैली की, गोदावरी नदी और उसके आसपास की जो घाटियां हैं बेसिकली वहां पर हमें मिड पैलियोलिथिक कल्चर की तमाम साइट्स मिली हैं, तमाम निशानियां मिलती हैं। उसके अलावा इसकी जो ट्रिब्यूटरीज या फिर इसकी सहायक नदियां बोल लीजिए,
बोल लीजिए, जैसे नेवासा हुआ, सुरेगांव हुआ, बेलपंधारी हुआ, या नंदूर मदिमेश्वर हुआ, इन सभी जगहों से हमें बेसिकली मिड पैलियोलिथिक कल्चर के समय की निशानियां मिलती हैं। इसके अलावा और साइट्स की अगर मैं बात करूं तो डेजर्ट एरिया डिडवाना का जो बेसिकली राजस्थान में है, या फिर बिम्बेडका, और बिम्बेडका के जो रॉक शेल्टर्स हैं जो भोपाल के पास है, राइट, वहां से भी हमें मिड पैलियोलिथिक कल्चर के समय की तमाम निशानियां मिलती हैं। अगर मैं बिम्बेडका हिल्स की बात करता हूं जहां पर रॉक शेल्टर्स मिले हैं 200 से अधिक, ठीक है, यहाँ पर लगभग 500 के करीब केव्स मिलती हैं, गुफाएं मिलती हैं, जिनमें हजारों हजार पेंटिंग्स बनी हुई हैं, हजारों हजार पेंटिंग्स मिड पैलियोलिथिक कल्चर के समय की, राइट। इसको माना जा सकता है कि शायद दुनिया में पेंटिंग्स का इतना पुराना संग्रह कहीं पर भी नहीं होगा, इतना बड़ा और इतना पुराना संग्रह पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं होगा जितना बड़ा संग्रह जो है भिम्बेटका में मिलता है मिड पैलियोलिथिक कल्चर के समय का, यानी 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक के काल का, राइट। इसके अलावा जो साइट मिलती है वो बेसिकली हमें नर्मदा में मिलती है, और दक्षिण भारत में तमाम जगहों पर, जैसे तुंगभद्रा रिवर, उसके अलावा मालप्रभा घटप्रभा बेसिन ऑफ नॉर्थ कर्नाटका, यहाँ से भी हमें तमाम निशानियां मिली है मिड पैलियोलिथिक कल्चर के समय की, जिस समय पर मनुष्य फ्लेक्स के ऊपर आधारित टूल्स जो है इस्तेमाल किया करता था, राइट। अब बात हम लोग करते हैं पैलियोलिथिक कल्चर का जो सबसे आखिरी फेज था, जिसे हम लोग अपर पैलियोलिथिक कल्चर या उच्च पुरा पाषाण काल के रूप में भी जानते हैं। इसका कालक्रम काउंट किया जा सकता है 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक का, यानी 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक का। ये वो समय था जब टेम्परेचर अच्छा खासा बढ़ चुका था, और इस समय पर बेसिकली होमोसेपियंस का, यानी कि आधुनिक मानव का उदय हो चुका था। होमोसेपियंस का मतलब ही हम लोग मानकर चलते हैं एक समझदार व्यक्ति, राइट। इस समय पर हथियार बनाने में और अधिक सोफिस्टिकेशन आ चुका था। जैसे मैंने आपको बताया था लोअर पैलियोलिथिक कल्चर में कैसे होता था कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारा जा रहा है, और एक पत्थर का शेप चेंज करके लगभग उसको इस तरह का बना दिया गया, राइट। मिड पैलियोलिथिक कल्चर में क्या है कि इनके ऊपर की जो फ्लेक्स उतर रही थी, जो परत उतर रही थी, उनके हथियार बनाए गए। लेकिन अपर पैलियोलिथिक कल्चर में वी स्टार्टेड यूजिंग पंच ब्लेड टेक्नोलॉजी। पंच ब्लेड टेक्नोलॉजी कैसे? एक पत्थर रखा हुआ है, दूसरे पत्थर से इस पत्थर पे चोट की जा रही है, लेकिन एक फ्लेक की मदद से, ताकि इसको मनचाही शेप में काटा जा सके। तो नाउ यू कैन इजीली इमेजिन कि कितना ज्यादा सोफिस्टिकेशन हमारे टूल्स में और हमारे वेपन्स में आ चुका था, कि हम अपने इच्छा के अनुसार बेसिकली अपने पत्थरों को शेप दे सकते थे। अपर पैलेलिथिक कल्चर का जो एक काल था बेसिकली, जो उच्च पुरा पाषाण काल था, ये लेस ह्यूमिड था, कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा गर्म था। आइस एज जो है इस समय तक लगभग समाप्त हो चुकी थी। लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था, राइट। इस समय पर जो हथियार हुआ करते थे, जो टूल्स हुआ करते थे, वो लॉन्ग थिन फ्लेक्स बेस्ड हुआ करते थे। ब्लेड्स और ब्यूरेंस जो है इस समय के मुख्य हथियारों में से एक हुआ करते थे। इसके अलावा बोन के जो हथियार थे, हड्डियों के जो टूल्स थे बेसिकली, उनका इस्तेमाल भी शुरू हो चुका था, राइट। जिसमें निडल्स भी हुआ करते थे, फिशिंग टूल्स भी हुआ करते थे, और हार्पून्स भी हुआ करते थे। ये बिल्कुल उसी तरह के एक बोन निडल का फोटो आप लोग देख सकते हैं इस समय अपनी स्लाइड पर। इस समय के जो प्रिंसिपल टूल्स थे, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लेड्स हुआ, ब्यूरल्स हुआ, हैव बीन फाउंड इन आंध्रा, कर्नाटका, सेंट्रल राजस्थान एंड गुजरात। हर जगह से अपर पैलेलिथिक कल्चर, या फिर ये कहिए उच्च पुरा पाषाण काल के टूल्स की निशानियां हिंदुस्तान में तमाम जगहों से आप लोग को देखने को मिलती है, राइट। उच्च पुरा पाषाण काल, ये बेसिकली मैंने आपको बताया 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का समय। टोटल पैलियोलिथिक एज की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2,50,000 बीसी से शुरू हुआ होने वाला यह समय, जो रहा लगभग 10,000 बीसी तक, जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इसके बाद का जो कालक्रम आता है उसे हम लोग जानते हैं बेसिकली मीजोलिथिक एज के नाम से। मीजोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, जिसको हम लोग 10,000 बीसी से 9,000 बीसी तक के आसपास का समय मान सकते हैं। कहीं पर आपको ये 11,000 से 10,000 बीसी लिखा हुआ भी मिल सकता है, कहीं पर 11,000 से 9,000 बीसी लिखा हुआ भी मिल सकता है। थोड़े बहुत चेंजेस आपको तमाम जगहों पर देखने को मिल सकते हैं। मीजोलिथिक कल्चर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि मीजोलिथिक कल्चर एक तरीके से ब्रिज का काम करता है पैलियोलिथिक कल्चर और नियोलिथिक कल्चर के बीच में, राइट।
मैंने आपको बताया था कि पैलियोलिथिक कल्चर के लोगों ने अपनी तमाम जिंदगी तमाम एक्सपेरिमेंट्स किए। मीजोलिथिक कल्चर के लोगों ने उन एक्सपेरिमेंट्स को खूब ज्यादा ऑब्जर्व किया, और नियोलिथिक कल्चर के लोगों ने उन ऑब्जर्वेशंस को इम्प्लीमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा उदाहरण मैं लेता हूं कि एक पेड़ था, उस पर से एक फल गिरा। वो फल नीचे गिरने के बाद सड़ गया, और जहां पर वो फल गिरा था उसके बीज में से वहां पर दोबारा एक पौधा उगना शुरू हो गया। ये ऑब्जर्वेशन रहा मीजोलिथिक कल्चर के लोगों का। नियोलिथिक कल्चर के लोगों ने इसी ऑब्जर्वेशन को इंप्लीमेंट किया, क्योंकि नियोलिथिक कल्चर के लोगों को कहा जाता है कि दे आर दी फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर्स। पूरी दुनिया में सबसे पहली बार खेती इन लोगों ने शुरू करी। इन्होंने बेसिकली इंप्लीमेंट किया उस ऑब्जर्वेशन को जो ऑब्जर्व किया था मीजोलिथिक कल्चर के लोगों ने। इन्होंने वो पेड़ पे से फल गिरता हुआ देखा था, और उसके बाद एक नया पौधा उगते हुए देखा था। तो ऐसा नहीं था कि अचानक पैलियोलिथिक कल्चर खत्म होता और नियोलिथिक कल्चर शुरू हो जाता। ठीक है, इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया होती है किसी भी परिवर्तन की। अगर मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज बिल्कुल क्लीन शेव करने के बाद सो जाता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि कल सुबह मैं उठूंगा और मेरी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी हो चुकी होगी। धीरे धीरे करके दाढ़ी बढ़नी शुरू होती है। बिल्कुल उसी तरीके से पैलियोलिथिक एज से लेके नियोलिथिक एज तक आने में जो भी परिवर्तन हुए, उन्होंने धीरे धीरे करके अपना रूप अख्तियार किया। और इस काल को ट्रांजिशन फेज या फिर संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम मीजोलिथिक एज कहकर बुलाते हैं, और जिसका समय काल हम लोगों ने निर्धारित किया है आसान कैलकुलेशंस के लिए 10,000 बीसी से लेकर 9,000 बीसी तक का। राइट। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीजोलिथिक एज या फिर मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी के आसपास शुरू हुआ, जिस समय पर आइस एज पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। मौसम काफी हद तक गर्म हो चुका था, खुश्क हो चुका था। और मैंने भी कुछ देर पहले आपको उदाहरण दिया था कि गर्म मौसम जो होता है और खुश्क मौसम फ्लोरा के लिए और फौना के लिए, यानी कि प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए क्रमशः कहीं ज्यादा आसान होता है, जिंदगी के लिए कहीं ज्यादा अनुकूल होता है। तो मीजोलिथिक कल्चर जो है, बेसिकली मीजोलिथिक एज जो थी, वो मनुष्य जाति के लिए, दूसरी अन्य प्रजातियों के लिए, और उसके अलावा वनस्पतियों के लिए कहीं ज्यादा वरदान बनकर साबित हुई, वरदान बनकर आई। हम लोगों का जिंदगी कहीं ज्यादा आसान हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि अब मौसम पहले के मुकाबले गर्म हो चुका था। सहनशील गर्म, ये नहीं कि बेनतहा गर्म 200 डिग्री टेम्परेचर चला गया। ठीक है, तो अब हम लोगों के लिए कहीं ज्यादा संभव था कि हम नए एरियाज में जा सकते थे। ठीक है, आज के समय में भी लोग बाग हंटिंग कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे। ठीक है, खाना इकट्ठा करते थे बिल्कुल पहले की तरीके से। हाँ, आखिरी समय की अगर मैं बात करता हूँ, मीजोलिथिक कल्चर जब खत्म हो रहा था, तब तक लोगों ने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था। इस तरह की कई निशानियां हमें तमाम अलग अलग साइट से मिलती हैं। 1867 में विंध्याचल रॉक शेल्टर्स जो है, उनके पास से सबसे पहला माइक्रोलिथ हम लोगों को प्राप्त हुआ। ठीक है, जनरली इस समय पर जो टूल्स थे, उनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक होती थी। माइक्रोलिथ नाम से ही जाहिर है, माइक्रोलिथ जो छोटा है, और लिथ यानी लिथोस का बना हुआ है, यानी पत्थर का बना हुआ है। तो कंपैरेटिवली छोटे, कंपैरेटिवली अच्छे उपकरण इस समय पर बनाए जा रहे थे, जिनकी डायमेंशन जो थी वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर तक की हुआ करती थी। सबसे पहले निशानी इस तरह के किसी टूल की हम लोगों को 1867 में मिली विंध्या रॉक्स के पास से। इसकी जनरली जो साइट्स हैं जहां पर इस तरह के लोग रहा करते रहे होंगे, वो हमें राजस्थान से, साउथ यूपी से, सेंट्रल इंडिया से, ईस्ट इंडिया से, और उसके अलावा कृष्णा नदी के दक्षिण में तमाम साइट्स हम लोग को इस तरह की मिलती हैं, जिनको हम मीजोलिथिक कल्चर का, मीजोलिथिक एज का मानते हैं। एक प्रोमिनेंट साइट हमको मिलती है बदौर या बगौर, राजस्थान से। राइट, जहां पर बहुत अच्छी इंडस्ट्री हुआ करती थी। माइक्रोलिथ्स की तमाम उपकरणों की निशानियां हमको वहां से मिली हैं। और ये जो माइक्रोलिथ टूल्स हुआ करते थे, क्वार्ट्ज के और चेट्स के बने हुए थे जनरली। ठीक है, और उस समय के जो टूल्स थे, इनको देखकर ये बात पता चलती है कि शायद उस समय पर भी हमारी इकोनॉमी हंटिंग इकोनॉमी रही होगी। हमारे टूल्स इस तरह के बने हुए हैं कि उनको देखकर यह बिल्कुल आसानी से पता किया जा सकता है कि हम लोग शिकार के ऊपर ही पूरी तरीके से निर्भर करते होंगे। वो हथियार इस तरह के बनाए गए जो हमारे लिए शिकार के दौरान कहीं ज्यादा सहायक साबित होते थे। राइट। उसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करता हूँ, तो आदमगढ़ और भीमबेटका से हमें माइक्रोलिथ्स की काफी ज्यादा निशानियां मिली हैं। ये वही भीमबेटका है जहां से हमें मिड पैलियोलिथिक कल्चर के समय की भी निशानियां मिली थी। राइट। तो भीमबेटका
मैं बेम्बेडका ने बेसिकली विटनेस किया मिड पैलियोलिथिक कल्चर को भी और उसके अलावा मीजोलिथिक एज को भी, राइट। तो ये आदमगढ़ और भीमबेटका दो बहुत पुरानी साइट्स है जहाँ से हमें मिड मीजोलिथिक एज के समय की निशानियां मिलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था भीमबेटका में 200 से ज्यादा रॉक शेल्टर्स मिलते हैं, वहां पर 500 से ज्यादा गुफाएं हमें मिलती हैं जो लगभग 10 किलोमीटर के एरिया तक फैली हुई हैं, और संभवतः ये दुनिया का शायद सबसे पुराना शैलाश्रय होगा। ठीक है, सबसे पुराने रॉक शेल्टर्स होंगे जहां पर इतनी ज्यादा पेंटिंग्स हमें मिलती हैं एक साथ। उसके अलावा मीजोलिथिक एज की जो साइट है वो लंगराज गुजरात से हम लोगों को मिलती है। ठीक है, जहां से हमें तमाम अलग अलग तरह के टूल्स मिले हैं। इस तरह के भाले भी मिले हैं जिसमें कई तरह के बाब्स निकले हुए होते थे, जैसे कि नुकीले, इस तरह से, राइट। इस तरह के टूल्स भी हम लोगों को लंगराज से देखने को मिलते हैं, जो शायद शिकार वाली अर्थव्यवस्था की तरफ कहीं ज्यादा इंडिकेट करते हैं, इंगित करते हैं। उसके अलावा साइट्स मिलती हैं हमें सराय नाहर राय यूपी से, राइट, और तेरी तमिलनाडु से, और उसके अलावा बीरभानपुर वेस्ट बंगाल से। जो सराय नाहर राय यूपी है, यहाँ पर हमें कुछ स्केल्टन्स मिले हैं, कुछ इस तरह के कंकाल मिले हैं जिनकी रिब्स में माइक्रोलिथ्स घुसे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर किसी तरह का कोई युद्ध हुआ होगा जिसमें लोगों ने एक दूसरे का कत्ल किया होगा, और इन माइक्रोलिथ से एक दूसरे के ऊपर हमला किया होगा, जिनकी निशानियां उस समय के लोगों की रिब्स में, यानी कि उनकी जो ये जो कंकाल वाली हड्डियां होती हैं उसके अंदर उनकी चोटों के निशान मिलते हैं, राइट। Cultivation of plants around 7,000 to 6,000 BC is suggested in Rajasthan from a study of the deposits of the Sambar, uh, former salt lake Sambar। ठीक है, तो 7,000 BC से लेके 6,000 BC तक का समय, इसको हम लोग वैसे तो नियोलिथिक कल्चर का समय मानते हैं। मीजोलिथिक कल्चर को हम लोगों ने वैसे भी 10,000 BC से 9,000 BC के आसपास तक का ही माना है। ठीक है, और उस समय पर कल्टीवेशन की भी कुछ निशानियां हम लोगों को मिलती हैं। जो डिपॉजिट्स हैं, जो सांबर लेक जो है बेसिकली राजस्थान में, जो सिचुएटेड है 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ जयपुर। ठीक है, एंड 64 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ अजमेर, राजस्थान, राइट। उसके अलावा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सदर्न माइक्रोलिथ्स इज दैट क्वार्ट्ज वाज द मेन मटेरियल। अगर हम लोग दक्षिण भारत में जो साइट्स मिली हैं मीजोलिथिक एज की, जो माइक्रोलिथ्स हम लोगों को मिले हैं, जो पत्थर के छोटे हथियार हम लोगों को मिले हैं, पत्थर के छोटे उपकरण हम लोगों को मिले हैं, उनको देखने से ये लगता है कि उनकी विशेषता बेसिकली अगर मैं बात करूं तो उसकी विशेषता यही है कि उसमें जो मेन मटेरियल है जिसके वो माइक्रोलिथ्स बनाए गए हैं वो क्वार्ट्ज है, राइट। और इसमें ज्योमेट्रिकल एलिमेंट जो है वो ऑलमोस्ट एक तरीके से एब्सेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा फाइन, बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत ज्यादा शेप में, बहुत ज्यादा सुडौल तरह के हथियार बने हुए हैं। जनरली क्वार्ट्ज के बने हुए हैं, लेकिन बेडौल है पूरी तरीके से, बेडौल है। ठीक है, छोटे हैं लेकिन बेडौल है। ज्योमेट्रिकल एलिमेंट इधर एब्सेंट और वेरी माइनर, वेरी माइनर। तो हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया बेसिकली पैलियोलिथिक कल्चर और उसके अलावा मीजोलिथिक कल्चर। पैलियोलिथिक कल्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया लोअर पैलियोलिथिक कल्चर, मिड पैलियोलिथिक कल्चर, और उसके अलावा अपर पैलियोलिथिक कल्चर। वहीं पर मीजोलिथिक कल्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया माइक्रोलिथ्स के बारे में। अच्छा, इन दोनों ही टॉपिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बेसिकली उस समय का मौसम कैसा हुआ करता था, किस तरह के हथियार वो उस समय के लोग इस्तेमाल किया करते थे, उनकी साइट्स और उनकी निशानियां बेसिकली हमें हिंदुस्तान में किन किन जगहों से मिलती हैं, और इनका समय काल क्या रहा, इनका कालांतर क्या रहा, राइट। पैलियोलिथिक कल्चर का जैसे मैंने आपको बताया 2.5 लाख बीसी से लेके और 10,000 बीसी तक का जो समय है उसको हम पैलियोलिथिक कल्चर में काउंट करते हैं, जिसको तीन हिस्सों में बांटा गया। 2.5 लाख से 1 लाख बीसी, 1 लाख से 40,000 बीसी, 40,000 से 10,000 बीसी। वहीं पर मीजोलिथिक कल्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपको मिल जाएगा 10,000 बीसी से लेके और 9,000 बीसी तक का जो समय है उसको बेसिकली हम लोग मीजोलिथिक कल्चर के नाम से जानते हैं। अगले लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नियोलिथिक कल्चर और उसके अलावा चैल्कोलिथिक कल्चर, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। अगली इस क्लास के खत्म होने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी क्लासेस, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और उसके अलावा
do not forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming classes, right? इसके अलावा आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और लिंक्डइन पेज पर भी। थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट।